Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to take up legal current affairs and related concepts on Indian polity. So in the last session, I have discussed about the Law Commission of India. Now at present, we have 22nd Law Commission of India और इनका tenure कितना है 3 years का है. ये constitutional body भी नहीं है, statutory body भी नहीं है, ये executive body है which is established under the order of Government of India. इनका major काम क्या है कि इनको लीगल रिफॉर्म्स पे काम करना है. ठीक है, दे हैव टू लुक कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनकी ज़रूरत है या नहीं है. अगर नहीं है वो दे विल लुक एट दैट लॉज एंड दे विल रिपील दी लॉज. वो सजेस्ट कर देंगे कि उनको इन लॉज को रिपील किया जाए. इज इट क्लियर? सो जो इनके जो कमीशन है लॉ कमीशन, दिस वर्क्स अंडर द एडवाइजरी बॉडी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. लॉ कमीशन के 7 मेंबर हैं टोटल में, including chairman. Is it clear? So this was about the Law Commission. Now we will study about the National Human Rights Commission and State Human Rights Commissions. Is it clear? तो ये जो प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स की ह्यूमंस की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं. मेजर प्रोविजंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019. ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट आया है और जो ओरिजिनल एक्ट था दैट वाज 1993 का. प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स एक्ट 1933. अब ये 2019 में अमेंडमेंट हुई है, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019. नाउ ये जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स फॉर NHRC, National Human Rights Commission and State Human Rights Commission as well as Human Rights Commission. ठीक है, तो किसके बारे में बताता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड ह्यूमन राइट्स कोर्ट. इज इट क्लियर? सो लेट अस सी कि ओरिजिनल एक्ट क्या कहते हैं और अमेंडमेंट क्या हुई है. तो फर्स्ट मेजर अमेंडमेंट इज रिगार्डिंग दी कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. इज इट क्लियर? पहली क्या अमेंडमेंट हुई है? इट इज़ रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. सो जो हमारा ओरिजिनल एक्ट है व्हाट इट सेज अबाउट द कॉम्पोजिशन. इन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं वो होंगे. लेकिन यहाँ पे हमारे पास हमें क्या कहा जा रहा है, न्यू अमेंडमेंट जो आई है, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो कमेटी होगी, मेंबर्स होंगे, उसमें ओरिजिनल एक्ट सेज टू रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अमेंडमेंट ने क्या ऐड कर दिया कि या फिर अगर वो नहीं है तो या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो सकता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, 2 persons having knowledge of human rights to be appointed as a member. किनको मेंबर से अपॉइंट करना है? उन 2 लोगों को करना है जिनको ह्यूमन राइट्स की नॉलेज है. यहाँ पे नए अमेंडमेंट एक्ट में कह दिया 3 मेंबर्स. 2 मेंबर्स होने चाहिए ओरिजिनल एक्ट एंड द न्यू अमेंडमेंट से 3 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड, और जिसमें से 1 मेंबर वुमेन होनी चाहिए. इज इट क्लियर? तो पुराने एक्ट में वुमेन के लिए कोई सीट नहीं थी, लेकिन नए एक्ट ने 3 मेंबर्स कर दिए और उनमें से कहा है कि एटलीस्ट 1 विल बी अ वुमेन. थर्ड अमेंडमेंट रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन, चेयरपर्सन ऑफ वेरियस कमीशन सच एज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स आर द मेंबर्स. ठीक है, जो इन सब कमीशंस के चेयरपर्सन्स हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड फॉर वुमेन्स, वो मेंबर्स होंगे. लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे नए अमेंडमेंट के कहा है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी एज अ मेंबर्स. ठीक है, अब इन कमीशंस के जो चेयरपर्सन्स हैं वो मेंबर होंगे. पहले इन्होंने क्या था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन के जो चेयरपर्सन हैं वो मेंबर्स होंगे. अब इन्होंने क्या कह दिया नई अमेंडमेंट में, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी विल बी द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन. इज इट क्लियर?
क्लियर हो गया कि ओरिजिनल एक्ट में क्या है और नए अमेंडमेंट एक्ट में क्या आया है। ये दैट वाज रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ NHRC। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में ओरिजिनल एक्ट क्या कह रहे हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, they have a retired chief justice or judge of a high court will be the chairperson of the SHRC. Is it clear? Next, टर्म ऑफ, सिर्फ यहाँ पे चेयरपर्सन के लिए जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उनके जो मेंबर्स हैं उनमें सिर्फ इन्होंने किसमें अमेंड किया है, ओनली रिगार्डिंग द चेयरपर्सन कि जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का पुराने एक्ट में कहा है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही विल बी अ चेयरपर्सन ऑफ द SHRC। लेकिन नई अमेंडमेंट क्या कह रहा है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ SHRC। इज इट क्लियर? और जो NHRC इसमें आपके 3 अमेंडमेंट्स आए हैं रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन, चीफ जस्टिस के 2 पर्सन्स को जो अपॉइंट करना है एंड दी मेंबर्स के बारे में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द अमेंडमेंट इज रिगार्डिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। ओरिजिनल एक्ट सेज 5 years और टिल द एज ऑफ 70 years विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये पुराना क्या कहता है कि पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द ओरिजिनल मेंबर ऑफ द NHRC when he has attained the age of 66 और यू कैन से एट 67 आप कह लो। तो अगर 67 की एज पे वो अपॉइंट हुआ है तो उसके 5 साल कब होंगे, when he will attain the age of 71। तो अब यहाँ भी क्या है कि विच एवर इज अर्लियर, तो उसका टेन्योर कब खत्म हो जाएगा, when he will attain the age of 70 years। But a new amendment says 3 years or till the age of 70 years whichever is earlier। तो 5 years से इन्होंने reduce कर दिया 3 years। Is it clear? Next is power of Secretary General। Power of Secretary General की जो ओरिजिनल एक्ट है वो क्या कहता है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ NHRC एंड सेक्रेटरी ऑफ SHRC टू एक्सरसाइज द पावर्स एज मे बी डेलीगेटेड टू देम। ठीक है, जो NHRC का सेक्रेटरी जनरल है और SHRC का सेक्रेटरी है वो कौन सी पावर्स एक्सरसाइज करेंगे, जो उनको डेलीगेट की गई हैं। बट व्हाट द अमेंडमेंट एक्ट सेज, सेक्रेटरी जनरल एंड द सेक्रेटरी टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स एक्सेप्ट जुडिशियल फंक्शन सब्जेक्ट टू रेस्पेक्टिव चेयरपर्सन्स कंट्रोल। कि जो सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी है वो किस तरह से अपनी पास को एक्सरसाइज करेंगे, दे विल एक्सरसाइज ऑल दी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स एक्सेप्ट जुडिशियल फंक्शन। क्लियर? This was the amendment regarding the powers of the Secretary General. Now last amendment which has been made, that is regarding the Union Territories. Now original act is silent about the Union Territories, but Amendment Act says कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मे कन्फर ऑन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ह्यूमन राइट्स फंक्शंस बीइंग डिस्चार्ज्ड बाय द यूनियन टेरिटरीज। इज इट क्लियर? So functions relating to human rights in case of Delhi will be dealt with by NHRC. Is it clear? So these were the amendments that have taken place in Protection of Human Rights Act 1993 और Amendment Act 2019 में। Is it clear? So there are 5 amendments. One is regarding the composition of NHRC. Then second amendment is regarding the chairperson of NHRC. Third is regarding their term of the office, and fourth is regarding their powers of the Secretary General. Last regarding the Union Territories. Is it clear? So guys, in the next class we are taking up the next topic, that is National Medical Commission Act 2019. Thank you.